खिड़की दरवाजे बंद करके नहाना सीख। सिखला दे। बेशर्म कहीं। रवि, आज मैंने तुम्हारे बारे में एक फैसला किया है। क्या फैसला किया है मेरा? कल से मैं तुम्हें पढ़ाना शुरू करूंगी। मैं पढ़ के क्या करूंगा? पढ़ाई हमेशा काम आती है पागल आदमी। थोड़ा बहुत पढ़ लोगे तो बम्बई जाकर अच्छा काम कर सकोगे, अच्छी तनख्वाह मिलेगी और रोहन की जिंदगी भी बना सकोगे। रोहन के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, पढ़ भी सकता हूँ। आप कल ही से मुझे पढ़ाना शुरू कर दीजिए। तुम सचमुच पागल हो। फिर भूलोगे? नहीं, फिर नहीं भूलूंगा। अच्छा, फिर से सुनाओ। BAT बैट, बैट माने बैट। CAT कैट, कैट माने बिल्ली। राइट। RAT रैट, रैट माने चूहा। That's right. क्या हो रहा है ये? अरे, मैं रवि को पढ़ा रही थी, मगर आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? क्यों? मेरा आना बुरा लगा? बात करना सीखिए सिंह साहब। तुम जाओ यहाँ से। जी। मेरे घर में ये सब नहीं होगा। क्या सब नहीं होगा? क्या हो रहा था यहाँ? Shut up! चिल्लाइए मत। मैं तो आपको एक सरप्राइज देना चाहती थी। सोच रही थी रवि को इंग्लिश बोलते सुनकर आप खुश हो जाएंगे। मैं भी दिन भर अकेली पढ़ी पढ़ी करूँ भी तो क्या? वो पढ़ लिख जाएगा तो उसे कोई अच्छा काम मिल जाएगा, उसकी कमाई बढ़ जाएगी और वो रोहन को एक सलीके की जिंदगी दे पाएगा। नौकरों को अपने इतने पास आ जाने देना कोई अच्छी बात नहीं है रवि। इन छोटी बस्तियों में रहने वालों की जबानें बहुत बड़ी होती हैं। आपकी जबान भी कोई छोटी नहीं है। नमस्ते मालकिन। रवि, क्या तुम कभी अपने आप से बातें करते हो? दिन में ख्वाब देखने का क्या फायदा मालकिन? लेकिन बात क्या है? जिंदगी में बहुत जहर फैल गया है रवि। अब तो सांस भी लेना मुश्किल हो गया है। अपने घोड़े से कहो मुझे किसी ऐसे ख्वाबों की बस्ती में ले चले जहाँ मुझे चैन मिले, प्यार मिले। न जाने आजकल मनोहर सिंह को क्या हो गया है। बिल्कुल अंधा हो गया है। सारे शहर को मालूम है कि रवि का इसकी बीवी के साथ क्या चक्कर है। रवि, तू मुझे मेले में लेके जाएगा? बहुत प्यार करता है ना मुझसे। मेरी तरफ से मैं पहनी हूँ घाघर चोली, गाँव की गोरी। तुम? हाँ मैं। अरे मैं तुझे मेले में ले जाऊंगा और उससे पहले मैं तेरी जवानी का मेला देखूंगा। मेरे पास नहीं आना, वरना तेरी छुट्टी कर दूंगी। अच्छा? मैं सिर्फ रवि की हूँ। रवि! रवि!
कहना है कि तुमने खुद मुलजिम रवि यादव को पार्वती देवी के साथ बलात्कार करते हुए देखा। जी सरकार, वो बेचारी गिड़गड़ाती रही, हाथ जोड़ती रही, लेकिन ये मुलजिम उसकी एक नहीं सुना। अरे सरकार, हमसे तो ये जुल्म देखा नहीं गया, हमने अपनी आंख बंद कर ली, और जब आंख खोल के देखा तो ये अपना काम खत्म करके जा चुका था। नहीं जज साहब, ये सरासर झूठ बोल रहा है। और पार्वती देवी वहां मरी पड़ी थी। तुमने पार्वती देवी को बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? अरे साहब, आप इसको नहीं जानते। अगर हम उसे बचाने की कोशिश करते तो उसकी लाश के बगल में आप हमारी लाश भी पाते। योर विटनेस। नो क्वेश्चंस। आप मुलजिम के बचाव के वकील हैं और आप गवाह से कोई सवाल नहीं करना चाहते जिसका बयान मुलजिम को फांसी के तख्ते तक ले जा सकता है। मुलजिम को अपने वकील से झूठ नहीं बोलना चाहिए योर ऑनर। इस मुलजिम ने मुझसे कहा था कि इसने बलात्कार नहीं किया, मगर अब ये मोजिज़ गवाह ये बयान दे रहा है कि इसने खुद अपने आंखों से बलात्कार होते हुए देखा। तो इस गवाह से मैं क्या सवाल करूं? मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं योर ऑनर, इस चश्मदीद गवाह का बयान बलात्कार तो साबित कर सकता है मगर कत्ल साबित नहीं करता, क्योंकि जिस वक्त इसने आंख खोली तो मुलजिम जा चुका था और लाश पड़ी हुई थी। हो सकता है योर ऑनर मुलजिम ने उसे जिंदा छोड़ा हो सकता है किसी और ने पार्वती देवी का कत्ल किया हो। इसलिए अदालत ने अगर इसे फांसी की सजा दी तो वो सरासर अन्याय हो जाएगा योर ऑनर। दैट्स ऑल। ये आपने कैसा वकील खड़ा किया रवि के लिए, जो खुद अपनी क्लाइंट के खिलाफ बोल रहा है? ऐसी बातें अदालत में नहीं की जाती। मगर वो तो घर चलकर बात कर लेना। सरकार कत्ल का जुर्म पूरी तरह साबित नहीं कर पाई, इसलिए ये अदालत इसे कत्ल की पूरी सजा नहीं दे सकती। लिहाजा ये अदालत इसे 12 साल कैद बामुशक्कत की सजा देती है। मालकिन, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब क्या हो गया है। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं ही तुम्हारी दोषी हूँ। ये आप क्या कह रही हैं मालकिन? हाँ, मैंने तुम्हारे मालिक से 1000 बार कहा कि रवि निर्दोष है, कोई अच्छा सा वकील करो, मगर वो... ये दोष निर्दोष का चक्कर ही नहीं है मालकिन, तो वकील क्या कर लेता? ये तो नसीब का चक्कर है मालकिन। आप भी बेबस हो गई और मालिक भी। आप तो चाहती थी कि मैं पढ़ लिखकर अच्छा आदमी बनूं, मगर नहीं, बनता भी कैसे? ये जेल जो लिखी थी नसीब में, ये धारीदार कपड़े जो लिखे थे। पर आप बिल्कुल चिंता मत करना मालकिन, ये सजा तो मैं काट ही लूंगा। मुझे चिंता है तो सिर्फ रोहन की। वो वहां बिल्कुल अकेला रह गया ना मालकिन। अकेला क्यों हो गया होगा? मैं नहीं हूँ क्या? मैं उसकी देखभाल करूंगी। उसका भविष्य मेरे पास तुम्हारी अमानत है रवि, तुम इसकी बिल्कुल चिंता ना करो। अगली बार जब मैं तुमसे मिलने आऊंगी तो उसका पक्का बंदोबस्त करके आऊंगी। अगर ऐसा हो गया ना मालकिन, तो मुझे जिंदगी से कोई शिकायत नहीं रहेगी, क्योंकि आज तक मैंने जिंदगी से अपने लिए कुछ मांगा ही नहीं। जो कुछ मांगा रोहन के लिए मांगा, और जो कुछ मांगूंगा रोहन के लिए मांगूंगा। नमस्ते। नमस्ते। आओ बेटा रोहन, क्या देख रहे थे? ये घर तुम्हारा है। भैया कहाँ है? भैया अभी आते होंगे। चलो। अच्छा मालकिन, मैं चलता हूँ। 3 बजे की गाड़ी से मुझे जगदीशपुर जाना है। नमस्ते। नमस्ते। चलो। आखिर मानी नहीं तुम यशोदा, ले यहीं से। अब ये हमारा बेटा है। What is your name बेटा? My name is Vasu Gujral. And what is your mother's name? Her name is यशोदा। यशोदा गुजराल। हाँ। अब अपने डैडी का नाम बताओ और उनके चरण छुओ। मेरे डैडी का नाम सूर्यकांत गुजराल है। पाँव छूने की बिल्कुल जरूरत नहीं। यशोदा, तुम शौक से इसकी माँ बन सकती हो, मगर मैं इसका बाप नहीं बनूंगा। मैं किसी मुजरिम कातिल के भाई को गोद नहीं ले सकता। That is final। अब ये तुम्हारी माँ भी है और बाप भी, 2 in 1। तुम इन्हें माता श्री कहो, माता जी कहो, अम्मा कहो, मम्मी कहो, कुछ भी कहो, मुझे तुम डैडी नहीं कहोगे।
क्या नहीं कहोगे? डैडी। हाँ, डैडी। डरो मत बेटा। क्या मैं उन्हें डैडी नहीं कह सकता? अरे ये तो उनका दुर्भाग्य हुआ ना कि तुम जैसा बेटा उन्हें डैडी नहीं कहेगा। तो फिर मैं क्या कहूँ? तुम उनका नाम जानते हो, सूर्यकांत गुजराल, तो तुम उन्हें मिस्टर गुजराल कहा करो। तुम समझ ही नहीं सकती रेणुका कि मेरी जिंदगी में वासु की क्या जगह है। धूप का टुकड़ा भी वही और छाव का टुकड़ा भी। उसके आने के बाद मेरा अकेलापन हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। मैं तुम्हें यह भी नहीं समझा सकती कि अपने बाल गोपाल को मैं कितना चाहती हूँ। बस ये समझ लो कि मैं ही उसकी देवकी हूँ और मैं ही यशोदा। मैं इस बाल गोपाल के लिए तुम्हारा जितना भी शुक्रिया अदा करूँ कम है। बहुत बहुत प्यार के साथ तुम्हारी यशोदा। रवि, ये जानकर तुम कितने खुश होगे कि रोहन अपनी जिंदगी की कामयाबी की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। जो जिम्मेदारी तुमने मुझे सौंपी थी उसे पूरा होते देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा वचन पूरा हो गया हो। भगवान, आज वासु का रिजल्ट निकलने वाला है, उसको कामयाबी दो। जेवर निकालो। अगर मेरे वासु को पता चल गया ना। वासु क्या कुरुक्षेत्र, अर्जुन को गीता का उपदेश देने। कुरुक्षेत्र से तो मैं वापस आ गया हूँ और मेरे होते हुए मेरी माँ को कोई हाथ नहीं लगा सकता। क्या शरारत की है जो मेरे पांव छू रहा है? माँ, मैंने इम्तिहान पास कर लिया है। अब मैं भी वकील बन गया हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। आज तूने मेरे ख्वाबों को सच्चा कर दिखाया। सुना तुमने? वकील साहब, आज तो मैं आपको पिताजी कह सकता हूँ ना? ना, गलती से पास हो गया होगा। पूछो इससे कि कॉलेज में रैंक क्या था इसका। नो। नो, तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। नो। नो, ये पूछो कि स्टूडेंट्स कितने थे। नो। नो मतलब ये कि आखिरी नंबर। यस। रैंक 9 हुआ तो क्या हुआ, पास तो हुआ है। तुमने भी अपनी गाड़ी का नंबर 9 लिया है, टेलीफोन का नंबर 9 चुना है, बंगला खरीदा है वो भी 9 नंबर का। मुझे ये 9 नंबर बहुत पसंद है क्योंकि ये शुभ नंबर है। शुभ नंबर है मगर मेरे लिए, इसके लिए नहीं। तो क्या तुम्हें इसका वकील बनना अच्छा नहीं लगा? अरे भाई, वकालत तो सच को झूठ और झूठ को सच बनाने का कानूनी लाइसेंस है। तो चलो इस दुनिया के झूठों में एक झूठे का इजाफा और हो गया। वकील तो ये बन सकता है मगर हम जैसा सच्चा, खरा और कामयाब वकील कभी नहीं बन सकता। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था जब तुम इसे घर लाई थी, और आज भी कह रहा हूँ कि पीतल पर सोने का पानी चढ़ाने से पीतल सोना नहीं बन जाता। तो इसका मतलब है इतने साल गुजर जाने के बाद भी तुम इसे बेटा स्वीकार नहीं करोगे? बिल्कुल नहीं। यशोदा जी ने कृष्ण जी को गोद लिया था तो ये अपने आप को वासुदेव समझ बैठा है। अगर ये वासुदेव है तो मैं भी भीष्म हूँ और अपनी प्रतिज्ञा का पालन करता हूँ कि मुझे मेरे निश्चय से कोई बदल नहीं सकता। तो आप भी मेरा निश्चय सुन लीजिए वकील साहब। एक दिन आएगा और जरूर आएगा जिस दिन आप मुझे बेटा कह के बुलाएंगे और वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे शुभ दिन होगा। वकील साहब, आपने कहा कि पीतल सोना नहीं बन सकता। नहीं बन सकता, ये सच है, मगर एक पौधा बड़ा दरख्त तो बन सकता है जिसे यशोदा माँ की प्यार नहीं सी जाओ। वकील साहब, मैं तो एक अनाथ था जिसे आपने आसरा दिया। आसरा तो कई देते हैं लेकिन आपकी कड़वी बातें
मेरा हौसला बढ़ाती गई। मैं आपका आभारी हूं और हमेशा रहूंगा।